समय वर्तमान काल, लेकिन माहौल सदियों पुराना। विक्रम एक निडर और तर्कसंगत रैशनल सरकारी सर्वेयर था। उसे डर जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं रहा। उसका काम था जंगलों के उन हिस्सों का नक्शा बनाना जहां अब तक इंसानी कदम नहीं पड़े थे, ताकि वहां से एक नया राजमार्ग निकाला जा सके। इस बार उसका प्रोजेक्ट था काल-1। गांव के बूढ़े सरपंच ने विक्रम का हाथ पकड़कर उसे रोका था। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था, लेकिन डर बिल्कुल साफ दिख रहा था। साहब, उस जंगल में मत जाइए, सरपंच ने कांपती आवाज में कहा। वहां जानवर नहीं रहते। वहां वो रहता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। आज बड़ी अमावस है। आज की रात तो हवा भी उस जंगल से होकर गुजरने से डरती है। विक्रम हंसा। उसने अपनी सिगरेट जलाई और धुआं उड़ाते हुए कहा, काका, मैं सैटेलाइट और जीपीएस के जमाने का आदमी हूं। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। सरपंच ने उसे जाते हुए देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाया, राक्षस कहानियों में नहीं, अंधेरे में रहते हैं साहब, और आज का अंधेरा बहुत गहरा है। विक्रम और उसका सहायक असिस्टेंट रामू जीप लेकर घने जंगल में घुस गए। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, जंगल का माहौल बदल रहा था। बाहर की धूप यहां की घनी झाड़ियों को चीर नहीं पा रही थी। एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस की मिलीजुली बदबू। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन जंगल में शाम जैसा अंधेरा था। अचानक जीप का इंजन हिचकोले खाकर बंद हो गया। क्या हुआ रामू? विक्रम ने झुंझलाकर पूछा। रामू का चेहरा पीला पड़ चुका था। साहब, देखिए, उसने जीप के कांच से बाहर इशारा किया। जंगल पूरी तरह से शांत था। न पक्षियों की चहचहाहट, न झींगुरों की आवाज। यह एक मृत सन्नाटा, डेड साइलेंस था। जंगल के पेड़ आम पेड़ नहीं लग रहे थे। उनकी शाखाएं ऐसी मुड़ी हुई थीं जैसे वे दर्द में तड़प रहे इंसानी हाथ हों। गाड़ी खराब हो गई है, हमें पैदल ही उस पुराने डाक बंगले तक जाना होगा। विक्रम ने अपना बैग उठाया और बाहर निकला। रामू न चाहते हुए भी उसके पीछे हो लिया। डाक बंगला अंग्रेजों के जमाने का एक खंडहर था। वे वहां पहुंचे और एक कमरे में अपना डेरा जमाया। रात घिर आई थी, अमावस की रात। बाहर का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि मशाल की रोशनी भी उसे काट नहीं पा रही थी। रात के करीब 12 बजे रामू ने विक्रम को झकझोर कर उठाया। साहब, सुनिए, रामू की आवाज गले में अटक रही थी। विक्रम ने ध्यान दिया। बाहर से एक आवाज आ रही थी, रामू, ओ रामू, पानी पिला दे बेटा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। यह मेरी मां की आवाज है साहब, लेकिन मेरी मां तो 10 साल पहले मर चुकी है। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। दरवाजा खोल बेटा, बहुत प्यास लगी है। विक्रम ने रामू को पकड़ा। ये कोई जानवर है या कोई वहम? बाहर मत जाना। लेकिन रामू सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की स्थिति में था। उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं। उसने विक्रम को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर अंधेरे में दौड़ पड़ा। मां, मैं आ रहा हूं, विक्रम चिल्लाया। रामू, रुको। वो अपनी टॉर्च लेकर पीछे दौड़ा। जंगल में कुछ दूर जाने पर रामू रुक गया। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। रामू खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अकड़ा हुआ था, और रामू के ठीक ऊपर बरगद की डालियों के बीच वो था। विक्रम की सांसें रुक गईं। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वो कोई इंसान नहीं था। वो कम से कम 10 फीट लंबा था। उसका शरीर जले हुए कोयले की तरह काला था, जिस पर मोटी मोटी नसें रस्सियों की तरह उभरी हुई थीं। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जैसे सूखी झाड़ियां। लेकिन सबसे भयानक था उसका चेहरा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे थे। और उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था, जिसमें से पीले नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी जीभ, टंग सांप की तरह लपलपा रही थी। ये एक ब्रह्म राक्षस था, एक ऐसा पिशाच जो सदियों से भूखा था। राक्षस ने रामू की तरफ देखा। उसने अपना लंबा नाखूनों वाला हाथ नीचे बढ़ाया। रामू हिला तक नहीं। राक्षस ने रामू के सिर को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खिलौना हो। कड़क! एक ही झटके में उसने रामू की गर्दन तोड़ दी। विक्रम के मुंह से चीख निकल गई। उस आवाज से राक्षस का ध्यान भटका। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और विक्रम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक वीभत्स मुस्कान फैल गई। उसने रामू की लाश को किसी कचरे की तरह फेंक दिया और विक्रम की ओर बढ़ा। विक्रम पलटा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसके पीछे भारी कदमों की आवाज आ रही थी। धम धम धम। जंगल अब बदल चुका था। जो रास्ता सीधा था वो अब भूल भुलैया बन गया था। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे। ये राक्षस माया थी। विक्रम के कानों में अब हजारों फुसफुसाहटें गूंज रही थीं।
रुक जाओ विक्रम, तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी भी गर्दन वैसे ही टूटेगी। विक्रम का दिल उसकी पसलियां तोड़ने को तैयार था। वो डाक बंगले की तरफ भागा। उसे याद आया कि सरपंच ने उसे एक रक्षा सूत्र, लाल धागा दिया था, जिसे उसने मजाक समझकर अपनी जेब में रख लिया था। राक्षस अब बहुत करीब था। विक्रम को उसकी सड़ी हुई सांसों की गर्मी अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। विक्रम डाक बंगले के कमरे में घुसा और दरवाजा बंद करने की कोशिश की। तभी लकड़ी के दरवाजे को चीरते हुए काले नुकीले नाखून अंदर घुस आए। नहीं, विक्रम चिल्लाया। दरवाजा टूट रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। धागा मिल गया। राक्षस ने दरवाजा उखाड़ दिया। वो कमरे के अंदर था। उसका विशाल शरीर छत को छू रहा था। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। विक्रम ने वो धागा अपने हाथ में लपेटा और सामने कर दिया। जय बजरंगबली। डर के मारे उसके मुंह से बस यही निकला। जैसे ही राक्षस का हाथ उस पवित्र धागे के पास आया, एक चिंगारी उठी। राक्षस जोर से चीखा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि डाक बंगले की खिड़कियों के कांच टूट गए। वो पीछे हटा, जैसे उसे आग ने छू लिया हो। विक्रम ने मौका नहीं गंवाया। उसने पास पड़ा केरोसिन का लैंप उठाया और राक्षस के ऊपर दे मारा। राक्षस का शरीर, जो शायद सूखी मृत त्वचा से बना था, तुरंत आग पकड़ गया। वह आग का गोला बनकर चीखता हुआ जंगल की तरफ भागा। उसकी चीखों से पूरा जंगल थर्रा उठा। विक्रम पूरी रात उस कमरे के कोने में दुबक कर बैठा रहा, हाथ में वो धागा पकड़े हुए। बाहर से अभी भी गुर्राने और खरोचने की आवाजें आती रहीं, कभी छत पर, कभी खिड़की पर। वो अंदर नहीं आ सका, लेकिन वो गया भी नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ ही आवाजें बंद हो गईं। विक्रम जब बाहर निकला तो उसके बाल एक ही रात में आधे सफेद हो चुके थे। वो कांपता हुआ अपनी जीप तक पहुंचा, जो अब रहस्यमय तरीके से ठीक हो गई थी, और गांव की तरफ भागा। निष्कर्ष: विक्रम शहर वापस आ गया। उसने वह नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि विक्रम को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। वो अब अंधेरे कमरों में नहीं सोता। वो हमेशा अपने चारों ओर ढेरों लाइट जलाकर रखता है। लेकिन उसका कहना कुछ और है। वो कहता है कि जब भी वो लाइट बंद करता है, उसे अपने कमरे के कोने में सीलिंग के पास 2 जलते हुए अंगारे दिखाई देते हैं, और उसे एक धीमी रसीली आवाज सुनाई देती है। धागा कब तक बचाएगा विक्रम? एक दिन तो धागा टूटेगा और मैं इंतजार। धागा कब तक बचाएगा विक्रम? एक दिन तो धागा टूटेगा और मैं इंतजार कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना मेरे दोस्त।